ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी हुई है। आज इन्हीं लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। भी को आप देख रहे हैं जेके फैक्ट। मैं हूं प्रदीप जम्वाल। आज जेके फैक्ट की टीम जम्मू जिला के बेरली चरना में पहुंची है और यहां पर हम आपको बरशाला में जो 1996 के अंदर जो नरसंहार हुआ था हिंदुओं का, उनके बारे में, उनके परिवारों से, यहाँ पर ऐसे भी परिवार हैं जिनके परिवार से कोई ना कोई सदस्य उस आतंकवाद के दौर में शहीद हुआ है, उनसे भी मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम जो ये लोग यहाँ खड़े हैं इस समय, इनसे बातचीत करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि उस समय क्या घटना हुई, क्या दौर था। तो अनिल जी, उस समय 1996 में आपके पिताजी भी शहीद हुए हैं, तो वो घटना आपने कैसे अपनी आंखों से देखी, क्या क्या उस समय हुआ था, थोड़ा सा बताएं पूरा। हाँ, 97 के अंदर 28 अगस्त 1997 में मेरे पिताजी को आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया था, जिसमें मेरी माताजी, इस तरफ आप कैमरा करेंगे तो मेरी माताजी यहाँ पे खड़े हैं। तो मेरी माताजी उस समय साथ में थे और मैं उस समय 3 साल का था। तो मेरी माताजी के सामने वो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ था। मेरी माताजी के सामने आतंकवादियों ने उनको गोली मार दी। आतंकवाद का उस दौर का जो मंजर था इतना भयानक था। मैंने अभी एक अपनी स्पीच में ये भी कहा कि 3 साल की बच्ची जो ना जिहाद को समझती है, ना ही किसी के जिहाद के लिए खतरा था, लेकिन उसको भी आतंकवादियों ने नहीं छोड़ा। रही बात मेरे पिताजी की, तो वो 97 के दौर के जो लोग हैं वो सब जानते हैं कि कितना आतंकमय वो माहौल था, कितना भयानक वो मंजिर था। छोटे छोटे बच्चों को, 17 साल के बच्चों को, 3-3 साल के बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, किसी को भी आतंकवादियों ने नहीं छोड़ा। उनकी जो जिहादी मानसिकता थी वो पूरे टोडा के अंदर पैर प्रसारने की थी, परंतु उसमें वो निष्फल हो गए, क्योंकि वहाँ के जो संघर्षशील, वहाँ का जो लोग थे, उन्होंने संघर्ष किया और आतंकवाद को न्यूट्रलाइज किया। उसमें न्यूट्रलाइज करने में अशरफ शाह जी हैं, उनका बहुत बड़ा रोल था उसमें। आतंकवाद को समाप्त करने में ये आर्मी के साथ शाना बिशाना चले और आतंकवाद को ख़त्म किया। हम ऐसे जैसे लोगों को भी सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं कि इन्होंने उस समय आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सहयोग किया। हमारी जितनी भी एजेंसीज थी, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, उनको सहयोग किया और वहाँ से आतंकवाद ख़त्म किया। परंतु आज जैसे कि रजौरी की घटना जब हुई है, तो हमें ये लग रहा है कि वो 90s का दौर फिर से आने वाला है और हम जितने भी देशवासी हैं, खास करके जम्मू वासी और जो विशेष करके जो हिंदू कम्युनिटी है, उसको जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो मंजर है 90s का वो दोबारा लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं आह्वान करूंगा अपने पूरी जितनी भी यहाँ का जो समुदाय है, हिंदू समुदाय है, कि जागरूक रहे, सतर्क रहे, क्योंकि ये अपने मंसूबों में आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारे लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इन्होंने बताया कि जिस समय इनके पिताजी का देहांत हुआ था उस समय ये 3 साल के थे और आज जम्मू के अंदर डोडा जो माइग्रेंट्स है, इन्होंने जो है बरशाला में जो नरसंहार हुआ था, आज एक कार्यक्रम किया गया जिसमें उन सभी जो लोग शहीद हुए थे उस समय उनको श्रद्धांजलि दी गई है। हमारे साथ कुछ और भी जम्मू माइग्रेंट्स जो हैं यहाँ पर इस समय है, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम? आप भी डोडा से ही आए यहाँ पे? जी, हम भी डोडा से ही हैं। हम 93 में वहाँ से माइग्रेंट हुए थे। तो उस समय जब आप वहाँ से माइग्रेंट हुए थे, तो उस समय मतलब ऐसे हालात बन रहे थे कि मतलब आप वहाँ पर अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहे थे क्या? बेसिकली मैं भी उस टाइम, जैसे हमारे मेरे छोटे भाई ने बताया कि छोटे से, मैं भी उस टाइम मेरा बहुत ये कि 10-12 साल का रहा हूँ। और जब मेरी सिस्टर का बेटा वंश कैमरा पकड़ ले। जब इनको मारा गया, उन लोगों की 5 गोली की करीब थी, तो वो लोग आर्मी के लिए काम करते थे। जब उन्होंने जाना नहीं है फिर।
होगा। आंटी जी ना 12 ब्लॉक में उसके बाद हमें लगा कि अब यहाँ पर सिक्योर नहीं है, क्योंकि हम छोटे थे और पापा जो है वो मतलब प्राइवेटली जॉब वहाँ करते थे, उन दिनों में मेहनत मजदूरी करते थे। तो अगर ऐसा हो जाता तो हम लोग तो दर-बदर हो जाते, और इसी कारण वहाँ से हमें आना पड़ा। और तब से लेके हमारे जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी प्रताड़नाएँ सही हैं, काफ़ी दुख देखे हैं। अभी आप जैसे यहाँ रह रहे हैं, अच्छा जो आने वाली पीढ़ी है, क्या वो भी इस पूरे नरसार के बारे में तो जानती नहीं होगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा ऑप्शन बने जिससे कि मतलब आपको ये लगे कि हमें जो है अपने डोडा में वापस जाना चाहिए, वहाँ अगर ऐसी कोई सुविधा मिले जिससे आप लोग वापस जाने का प्रयास करें, वो क्या हो सकता है? सर अभी मन में आया कि हमें अपनी ज़मीन, हमारा घर वहाँ है, सब कुछ वहाँ है, तो कभी अटैचमेंट रहती है ना कि मतलब जन्मभूमि जहाँ आपका जन्म हुआ है। देखिए, अब हम लोग उस दौर से यहाँ पर उस टाइम वहाँ से माइग्रेंट हुए थे, घर बार छोड़कर आए, तो आपको ये जाहिर सी बात है कि वो सब तो एज इट इज़ रहा नहीं होगा, वो सब तो बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया। इवन कि हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो भी बंजर हो चुकी है आज की डेट में। तो हम तो अनएम्प्लॉयड हैं, सभी जितने भी हैं, हमारे पापा जी वो भी मतलब आगे पूरी फैमिली। तो अब आज की डेट में अगर सरकार एज पर कश्मीरी माइग्रेंट्स का जो फैसिलिटीज़ उनको दे रही हैं, तो हमारा सरकार से यही एक आह्वान है, एक विनती है, एक प्रार्थना है कि एज पर कश्मीरी माइग्रेंट्स जो भी फैसिलिटीज़ जो उनको दी जा रही हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं, हमारी इंक्लूजन, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बेटे हैं, ठीक है, मेरी मिसेस, करीबन 9 साल हो गए मेरी शादी हुए, आज तक उनका नाम जो है वो राशन कार्ड में एंटर नहीं हुआ है। मेरी मिसेस का नहीं हुआ तो मेरे बच्चों का कहाँ से होगा? ये अनिल जी हैं, इनकी भी शादी हुई है, इनकी भी धर्मपत्नी का नाम उस राशन कार्ड में नहीं है, ठीक है। अब ये इनकी माता जी हैं, तो केवल और केवल इनका और अनिल जी का नाम है उसमें। तो अब हम चाहते हैं कि जो हमारी इंक्लूजन है वो मतलब वो सरकार करे, अन्यथा फिर हमें कुछ और हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। हम भी फिर धरना प्रदर्शन करेंगे अपने हक के लिए, क्योंकि जब तक देखिए राशन कार्ड में हमारा नाम नहीं है, अगर हम कल को किसी फैसिलिटी किसी जगह हमें देना पड़ता है राशन कार्ड, तो वहाँ हमारे पास मेरे बच्चों का नाम ही नहीं है या हमारी धर्मपत्नी का उसमें नाम ही नहीं है, तो हम कहाँ से ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम लाएंगे? सरकार को इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा जो ये आज कार्यक्रम हमारे यहाँ पर जिला डोडा के विस्थापित समिति द्वारा हुआ है, तो यही समिति सड़कों पर उतर जाएगी और सरकार को फिर जो है वो महंगा पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि हमें ऐसा करने की ज़रूरत ना पड़े, तो सरकार इसके ऊपर एक संज्ञान ले और इन जो हमारे डोडा माइग्रेंट्स की जो भी डिमांड है, उनकी इंक्लूजन है, बाइफर्केशन है, वो सारे मसले हल करे। अन्यथा मैंने आपको जैसे बता ही दिया कि हम लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, धरना प्रदर्शन होंगे, तो फिर सरकार देख लें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कश्मीर के जो माइग्रेंट्स हैं उनको जो फैसिलिटीज़ मिलती है वैसे ही जम्मू माइग्रेंट्स को मिलनी चाहिए। लेकिन एक सवाल और पूछूंगा, जब से आप डोडा से यहाँ आए हैं उसके बाद आपका क्या वहाँ वापस जाना हुआ कभी अपनी ज़मीन को देखने के लिए, या ऐसे जो आपका घर है कभी वहाँ जाना हुआ? देखिए, जब हमारा कुछ वहाँ रहा ही नहीं तो हम कहाँ जाएंगे, किसके वहाँ पे रहेंगे? ऐसे देखने के लिए जगह हमारी वहाँ है, कैसी है, कभी ऐसे जाने का अवसर? कभी नहीं। देखिए, इन्होंने कहा कि कभी भी हमें जो हमारी वहाँ ज़मीन थी वहाँ पर जाने का जो अवसर जो है इनको कभी मन में भी ख्याल नहीं आया। हमारे साथ और भी यहाँ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम? अशरफ जी, आप भी डोडा से ही विस्थापित हैं? जी जी। तो आप भी 1996 के उस आतंकवाद के दौर से जब परम सीमा पर था, तो आप भी उसी समय वहाँ से आए? मैं सर 90 से पूरी फोर्स नहीं के साथ घर में की काम पूरे जितने भी सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट्स वहाँ आए जम्मू में। जब यहाँ पे GIC बनी, मक्खनलाल शर्मा जी पहले DSP थे, जिनके साथ मिलकर IB के थ्रू या सेंट्रल इंटेलिजेंस के थ्रू तकरीबन शाना बशाना मिल के काम किया। काफ़ी मिलिटेंसी के खिलाफ
जिसमें कि मैंने 12 गोलियां खाई। मेरे 3 ब्रदर किल हुए, मेरा एक जीजा किल हुआ, जिसमें मेरे एक बेटा किल हुआ, जिसमें पूरा ख़ानदान जो है था साफ हो गया। लेकिन कुछ वजह से डिस्ट्रिक्ट डोडा में जब मुझे यहाँ से भेजा गया, जिस वक्त VDCs या ये कुछ गुलजार सिंह सलाथिया साहब को यहाँ जिस वक्त चुना गया इस मसले में कि SOG बनाई जाए, तो सबसे पहले मैंने इन ऑफिसरों के साथ मीटिंग करके रामबन डिस्ट्रिक्ट में VDCs की गन्ने पहुंचाई। बॉर्डर से लेकर गुंदो तक हमने वो गन्ने डिप्यूट की पहुंचाई, जिसमें मैं खुद था। मैसेज के थ्रू मुझे बुलाया गया था। उस वक़्त सुधाशु पांडे जी हमारे DC साहब थे। लेकिन जब मेरे एरिए में भी, मेरे ससुराल वाले एरिए में भी कुछ किलिंगें हुई, जिसमें थे जैसे अनिल साहब बोल रहे थे, इनके फादर साहब, इस वक्त तो BJP की गवर्नमेंट चलती है, BJP इस वक्त अरूज पे है, लेकिन BJP का एक पहला इंसान था उस डिस्ट्रिक्ट में जो उस वक्त ये लड़ाइयाँ लड़ता था। लेकिन BJP को ऐसी नफ़रत से उस वक्त लोग देखते थे, आज तो उसी गवर्नमेंट का खाना खा रहे हैं। उनको इसी पार्टी के लेवल पर शहीद किया गया था। तो उस इलाके में मेरी एक दहशत उन मिलिटेंटों को ऐसी पड़ी हुई थी कि जिस इलाके से मैं गुज़रता था वहाँ से वो इलाका छोड़ के भाग जाते थे। फिर कई बार मुझे किडनैप किया। 1992 में एक बार मुझे किडनैप किया और धार दशनान में एक जगह पड़ती है, वहाँ लेके गए 3 दिन उनसे जो कुछ हो सकता था उन्होंने किया। जो कुछ उनके पास था उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तीसरे दिन मैं वहाँ से 65 आदमियों में से भागने में कामयाब हो गया। जब मैं कामयाब हो गया उस वक्त 90 जैक, 8 मराठा, 22 मराठा ये फौजें वहाँ पे थी। तो गठ के एक नाले में, डोडा में एक गठ का नाला है, उस नाले में मैंने रात को, मेरे हाथों में होश नहीं थी, दिसंबर का महीना था, और थोड़ी सी उस रेत को उधर इधर करके वहाँ पे मैंने रात गुजारी। सुबह मुझे पूछा आके कुछ ऑफिसर्स ने कि आपको कौन ले गया था। मैंने कहा सर कोई नहीं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट उस वक्त शाना बशाना मिलिटेंटों के साथ मिली हुई थी, मजबूर थे वो। कौन बोल रहा है? अगर उनका घर यहाँ पे था तो उस पहाड़ पे वो यहाँ पे उस पहाड़ पे उनका घर है और यहाँ पे वो खड़े हैं। यहाँ किसी मिलिटेंट को अगर किल किया जाता था या पकड़ा जाता था तो शाम को उनके घर की रखवाली करने वाला कोई नहीं था। इसलिए वो कई मजबूरियों की वजह से, और कुछ हमारे ऑफिसर्स भी ऐसे थे जो शाना बशाना जाके उनके जो लीडर्स थे उनके घरों में जाके उनके बेडरूमों तक पहुंच के उनसे रात को मीटिंगें लेते थे। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों का पता था। साल 1994 की बात है कि जाई में एक ऑपरेशन हुआ जिसमें ब्रिगेडियर अजय सिंह साहब, जिसमें 90 जैक, जिसमें RR के और भी कुछ कंपनियां, कमांडोज, 9 प्यारा कमांडोज, 12 कंपनियां वहां पे गई हुई थी। वहां कुछ फौज की भी किलिंग हुई, कुछ उन लोगों की किलिंग हुई। वहाँ फ़कीरा गुजर एक था जो सबसे बड़ा चोर भी और मिलिटेंट भी था। अशरफ जी, जैसे आपने कहा कि उस दौरान जो था, मतलब आतंकवाद जो था, अब पूरा एकदम आतंक मचाते हुए लोगों का नुकसान कर रहे, तो आपने भी काफ़ी सहयोग किया। लेकिन अभी जो हम देखते हैं इस समय, वर्तमान समय की बात करें, तो क्या आपके मन में आया कि कभी हमें भी वहाँ वापस जाना चाहिए? हमारी जो ज़मीन है, घर है, सारी चीज़ें वहीं पड़ी हैं वैसी वैसी, कभी आप वापस गए अपने यहाँ?
सर हम वापस जाते हैं वहाँ पे, लेकिन हमें वहाँ पे सेल्फ प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है। ओपन हम घूम नहीं सकते, क्योंकि 1994 में जब ये ऑपरेशन जाई वाला हम करके आए थे, तो उस दौर में मैं 13 महीने के बाद भद्रवा से मैं घटी मोड़ में खुद मुझे गवर्नमेंट की तरफ से इंटेरोगेटर रखा गया था। जब मैं घर में पहुंचा तो मुझ पे अटैक हुआ। 13 मिलिटेंटों ने आके मुझ पे अटैक किया, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था उस टाइम। तो मैंने 12 बोर में LG स्पेशल डाल के पहला फायर किया, जिसमें 2 आदमी गिर गए। 2 आदमी किल होने के बाद उनको घसीट कर लिया एक नाले में। वहाँ पे 28 दिन के बाद शबीर शाह का जो सुसर था, पुलिस रूल बोलते थे उसको, SHO था बटोत में, उन्होंने आके उसको 28 दिन के बाद एक मकान में से निकाला जब बॉडी को, तो मुझे उठा के जम्मू में ले आया। जम्मू में आके मुझ पे बेड नंबर 3 वार्ड नंबर 3 पे मेडिकल कॉलेज के अंदर सिक्योरिटी होते हुए मुझ पे डॉक्टर बन के अंदर आके बंदे ने फायर किया। तो अशरफ जी, जैसे मतलब ऐसा क्या कोई प्रावधान हो या कोई सरकार ऐसा कोई ऑप्शन लाए जिससे कि आपको सिक्योरिटी भी मिले और आप जो है अपने वापस उस मुल्क में, अपने गांव में जाने के लिए आपका मन बने, ऐसा कुछ मन में आया क्या? ऐसा सर इस वक्त भी मिलिटेंसी जो है अरूज पे चल रही है। किसी को भी मतलब मशकूकियत में नहीं रहना है कि हमें वहाँ पे जाके हमारी हिफाजत होगी, क्योंकि जब तक न वो लोग आते हैं, उनको कोई खाना खिलाता है, उनको कोई खाना देता है, उनको उनके साथ, जैसे अभी ढांगरी में, मैं ढांगरी सारी एरिया को जानता, ढांगरी में कांड हुआ, उन छोटे छोटे बच्चियों ने, उन लेडीज़ों ने, उन नौजवानों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन वहाँ पे किसी को भरोसा ही नहीं था। सामने वहाँ फायर बट है आर्मी का, और सामने ही वहाँ पे आके मतलब उधर से 24 घंटे आर्मी चलती रहती है। तो ऐसी जगह पे अगर कांड हो गया, बेगुनाह लोगों को आके मारा गया, तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मोदी साहब कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे